हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक नया टॉपिक हमारे पास है आज पढ़ने के लिए, विच इज़ टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सर्कल। सर्कल में ये टेंजेंट और सीकेंट क्या होते हैं इसे समझना है, और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल में उसे समझनी है और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये टेंजेंट और सीकेंट क्या होता है सर्कल के लिए, फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझने के लिए लेट मी कंसिडर वन लाइन एंड अ सर्कल। ठीक है, एक लाइन कंसिडर करता हूँ, एक सर्कल कंसिडर कर लेता हूँ। तो आप ये देखोगे कि सर आपने जब एक लाइन और एक सर्कल ली है तो फर्स्ट केस ये हो सकता है कि सर्कल और लाइन इन दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस हो कि ये लाइन सर्कल को कहीं भी टच ना करे, ये लाइन कहीं भी सर्कल को टच ना करे। इस केस में दिस इज़ नोन एज नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, सर्कल और लाइन के बीच का कोई इंटरसेक्शन नहीं है। ठीक, इसमें हम बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। अब एक केस ये हो सकता है कि आपके पास सर सर्कल है और आपके पास एक लाइन है। तो आपके पास एक ऐसा केस हो सकता है कि सपोज लेट मी ड्रॉ अ सर्कल एंड मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। एक मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ पहले आपके लिए, ये हो गया आपका सर्कल, और एक ड्रॉ कर लेते हैं हम लाइन विच इज़ पासिंग फ्रॉम द सर्कल, जो सर्कल से पास कर रही हो। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये आपका सर्कल है और ये आपकी लाइन है। जो ये लाइन है इस केस में ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच कर रही है। करेक्ट, लाइन एंड सर्कल में वी हैव अ 2 पॉइंट कॉमन। हमारे पास दो पॉइंट हैं जो कॉमन है। फर्स्ट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट P एंड सेकंड पॉइंट इज नोन एज पॉइंट Q। करेक्ट, अगर आपकी कोई भी लाइन जो कि सर्कल को इस तरह से इंटरसेक्ट करते हुए जाए दो पॉइंट पर, दो पॉइंट कॉमन हो सर्कल और लाइन में, वी से दैट द लाइन इज नोन एज सीकेंट ऑफ द सर्कल। सीकेंट ऑफ द सर्कल, हम ऐसी लाइन को बोलते हैं सीकेंट ऑफ द सर्कल्स। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैंने क्या लिया था, एक सर्कल ले रखा था। करेक्ट, और फिर एक सर्कल के साथ में हमने एक कंसिडर कर रखी थी एक लाइन, जो कि लाइन सर्कल को कहीं भी टच नहीं कर रही थी। इस केस में हमने कहा कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग केस है सर, जिसमें कुछ भी नहीं कहते। अगर सपोज एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इस तरह से दो पॉइंट पे टच करती हुए जाए, इंटरसेक्ट करती हुए जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली सिंपल सी बात है कि ये दो पॉइंट पे टच करेगी, या दो पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, या दो पॉइंट लाइन और सर्कल में कॉमन होंगे PQ। तो इस केस में द लाइन इज़ नोन एज सीकेंट ऑफ द सर्कल। लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट ऑफ द सर्कल। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे सर, ठीक है, अगर इसी पॉइंट से, पॉइंट Q से अगर इस लाइन P को थोड़ा इस तरह से इंक्लाइन किया जाए कि इस तरह से इसे पास किया जाए, ठीक, ये इधर मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, इस लाइन को इधर लाया, फिर और थोड़ा करके ऐसे ले आ रहा हूँ, पॉइंट Q से ही पास कर रहा है, फिर इसे मैं ऐसे ला रहा हूँ, पॉइंट Q से ही पास कर रहा है। यू कैन ऑब्जर्व दैट कि जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, इट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग टूवर्ड्स द Q। ये Q की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे ये आपकी जो लाइन थी PQ, या कॉर्ड थी PQ, या सीकेंट थी PQ, ये सीकेंट PQ आपकी जो है, कॉर्ड तो भाई इनसाइड द सर्कल बोलते हैं, ठीक है, ये सीकेंट है। तो जो सीकेंट लाइन है, इस सीकेंट लाइन को मैं अगर इस डायरेक्शन में मूव कराता हूँ थोड़ा थोड़ा, इस Q पॉइंट को फिक्स करके, मतलब Q पॉइंट पर मैंने फिक्स करके रखा है, सिर्फ ये पॉइंट P जहाँ पर है, इसी पॉइंट को मैं लूज करके इस लाइन को इस डायरेक्शन में ले जाता हूँ, तो ये यहाँ से पास करेगी, फिर थोड़ी देर बाद इधर से पास करेगी, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ से पास करेगी। तो आप देखेंगे दिस पॉइंट P इज कमिंग टूवर्ड्स द Q, कमिंग टूवर्ड्स द Q। तो इस केस में आप ये पाएंगे कि एक टाइम पर ऐसा आएगा कि ये लाइन कुछ इस तरह से ऐसे पास कर रही होगी सर्कल को टच करते हुए, और Q और P दोनों पॉइंट एक ही प्लेस पर होंगे। ये पॉइंट P आपका धीरे धीरे करके Q पर आ जाएगा। करेक्ट, तो ये जो आपकी लाइन है, लाइन इज पासिंग फ्रॉम दिस सर्कल इन विच ओनली वन पॉइंट इज कॉमन। लाइन इस तरह से सर्कल से पास करेगी कि सिर्फ सिंगल एक ही पॉइंट कॉमन होगा। इस केस में दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। इसमें क्या बोलेंगे हम, लाइन को बोलेंगे टेंजेंट टू द सर्कल। बात समझ में आ गई सर। सीकेंट जब होगा तो वो इस तरह से कहीं दो पॉइंट में सर्कल को टच करते हुए या इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी लाइन टेंजेंट होगी सर्कल के, तो वो लाइन सर्कल को किसी एक सिंगल पॉइंट पर ऐसे टच करते हुए निकल जाएगी। ठीक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा सिर्फ सिंगल, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। इस केस में हम बोलेंगे दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ मूव टू द
other theorems and properties of the tangent secant of the circle. अगली हमारी बात ये है, सर्कल और लाइन क्लियर है। सेकंड टॉपिक इज, अगला थ्योरम हम लेके आए आपके लिए। थ्योरम क्या है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट। देखो थ्योरम ये है आपकी कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल में, ठीक है, ये सपोज ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये पॉइंट है जहाँ पर सर्कल, ये जो लाइन है आपकी सपोज पी क्यू, ये आपका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दिस इज पी सर्कल के साथ, तो पी क्यू इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। पी क्यू जो है वो सर्कल के साथ टेंजेंट है। तो ये बोल रहे हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट पास होती है, द रेडियस थ्रू द पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहे उसी पॉइंट से जो रेडियस होगी सर्कल की, वो रेडियस मीन्स ये रेडियस और ये टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं। करेक्ट, ये आपकी थ्योरम कह रही है। गॉट इट। जैसे एक आध एग्जांपल और भी ले सकता हूँ मैं। सपोज यू हैव अ सर्कल। करेक्ट, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, ये आपके पास एक सर्कल है और एक टेंजेंट कहीं से पास हो रही है। लेट्स हैव अ टेंजेंट। इस तरह से कहीं टेंजेंट, अभी तो यहाँ से थी, कोई टेंजेंट यहाँ से पास कर रही है, कहीं से ही पास करे, इज अ टेंजेंट, ये टेंजेंट है। तो भाई यहाँ से जो रेडियस होगी ना, रेडियस अगर हम ज्वाइन कर दें इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ठीक, तो रेडियस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे या परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे। करेक्ट, ये होगा। क्यों होगा सर? ये इसलिए होता है कि देखो, अगर मैं देखूं ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जो ऑन द सर्कल है। इस पॉइंट के अलावा टेंजेंट पे जितने भी पॉइंट हैं सब आउटसाइड द सर्कल है। करेक्ट भाई, पॉइंट पी के अलावा अगर थोड़ा सा भी अगर राइट में आप जाएंगे तो वो पॉइंट सर्कल के बाहर चला जाएगा। पॉइंट पी के लेफ्ट में जाएंगे, वो पॉइंट भी सर्कल से बाहर होगा। करेक्ट, तो ऑन द सर्कल ओनली पॉइंट पी है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? पॉइंट पी है। तो मैं ये बोलूँ कि ये जो सेंटर है, सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? सर सेंटर से अगर पी के अलावा कोई भी लाइन आप ज्वाइन करेंगे, इस कोई भी लाइन ला के अगर इस टेंजेंट में ज्वाइन करेंगे, तो वो लाइन जो होगी ना, वो रेडियस ओपी से तो बड़ी ही होगी। रेडियस ओपी से तो बड़ी होगी, क्योंकि हर पॉइंट पी को छोड़कर जितने भी पॉइंट हैं वो आउटसाइड द सर्कल है, तो रेडियस से वो बड़े ही होंगे। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट का, एक लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यूज करके हम कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, इसलिए पॉइंट पी से और ओ के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तुम्हारा क्या है? ये आपका रेडियस है, और रेडियस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस थ्योरम को आप क्लियरली दिमाग में बैठा लें कि कोई भी सर्कल आप ड्रॉ करते हैं और कहीं भी टेंजेंट खींचते हैं, सपोज मैं यहाँ से एक कोई टेंजेंट पास करता हूँ, दिस इज द टेंजेंट, तो भाई टेंजेंट से जब रेडियस मैं ड्रॉप करूँगा इसके ऊपर, तो रेडियस विल ऑलवेज टू परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला क्या है हमारा? नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। देखो कोई भी सर्कल है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं किसी एक पॉइंट से? तो सर 3 केस इसमें होते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। फर्स्ट केस में हम ये देखते हैं कि जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो पॉइंट बेसिकली कहाँ पर है। अगर वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल लाई करता है, मैं आपसे बोलूँ कि ये पॉइंट पी है, इनसाइड द सर्कल है, ट्राई टू ड्रॉ अ टेंजेंट, एक टेंजेंट ड्रॉ करो इस सर्कल के लिए जो पॉइंट पी से पास करे। तो आप बोलोगे सर पॉइंट पी से अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट कभी भी नहीं होगी, वो तो सीकेंट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? सीकेंट हो जाएगी। तो इस केस में फॉर द फर्स्ट केस, इफ पॉइंट लाई इनसाइड द सर्कल, अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो भाई अगर जो पॉइंट है वो पॉइंट अगर इनसाइड द सर्कल है तो उस पॉइंट से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक, फर्स्ट केस। सेकंड केस में इफ पॉइंट पी, जैसे ये रहा पॉइंट पी लाई आउटसाइड द सर्कल, अगर पॉइंट पी सर्कल के बाहर है तो आप इस पॉइंट पी से पास होने वाली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस सर्कल के लिए, जिस सर्कल का सेंटर ओ है। देखो यहाँ से पी से पास करने वाली एक टेंजेंट ड्रॉ करा हमने, करेक्ट, फिर पी से पास करने वाली दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करा हमने। तो अगर ये पॉइंट पी है लाई आउटसाइड द सर्कल, लाई आउटसाइड द
सर्कल के बाहर है, तो सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से हम टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, करेक्ट। तो नंबर ऑफ टेंजेंट, कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं कोई पॉइंट से, अगर कोई पॉइंट से जो सर्कल के कहाँ पर है वो अलग अलग केस होता है। तो अगर सर्कल के अंदर है सर तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती। अगर वो पॉइंट सर्कल के बाहर है, कोई भी पॉइंट जो सर्कल के बाहर है और उस पॉइंट से सर्कल के लिए टेंजेंट हमें खींचना है तो हम उस पॉइंट से दो टेंजेंट खींच सकते हैं। एक तो हो गई सपोज यहाँ पर अगर मैं क्यू लिखता हूँ और यहाँ पे आर लिख सकता हूँ तो एक टेंजेंट हो गई पी क्यू और एक टेंजेंट हो गई आपकी पी आर, करेक्ट। दिस पी आर टेंजेंट। नाउ इफ द पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, अगर पॉइंट ऑन द सर्कल है उस केस में सिर्फ वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, वन एंड ओनली वन टेंजेंट, ठीक। तीसरा केस, तो भाई अगर ये आपके पास क्वेश्चन आता है कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो डिपेंड करता है कि वो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है या ऑन द सर्कल है। तो अगर इनसाइड द सर्कल है तो नो टेंजेंट ड्रॉन, आउटसाइड द सर्कल है तो टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एंड ऑन द सर्कल है तो ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल, करेक्ट। चलो ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट का भी टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट लेंथ, नेक्स्ट टॉपिक इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल। कह रहे कि किसी भी पॉइंट से, अगर एक पॉइंट है सपोज पी बाहर है, तो टेंजेंट की लेंथ पे क्या डिस्कशन करेंगे आप, ठीक है। देखते, दिस इज द सेंटर ओ एंड लेट मी राइट हियर आर एंड हियर क्यू, करेक्ट। तो अभी आप ये देखें कि अगर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की है विच इज़ पी आर एंड टेंजेंट इज पी क्यू, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट का मतलब ये होता है कि लेंथ ऑफ पी आर, लेंथ ऑफ पी आर कितना लंबा है और पी क्यू की लंबाई क्या है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट, करेक्ट। जैसे सपोज मैंने इस तरह से अगर एक कोई पॉइंट बाहर रख रहा हूँ और यहाँ से ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और एक ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। तो लेंथ बताने का मतलब क्या होता है, अगर ये पॉइंट हो गया टी तो पी टी कितना है और यहाँ पे लिख दिया एस, टी एस कितना है, दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये क्या होती है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, किसी सिंगल पॉइंट से जो टेंजेंट पास कर रही है उसकी लेंथ का तो कोई सेंस नहीं है ना। अगर पॉइंट आउटसाइड है वहाँ से दो टेंजेंट जा रही हैं तो इसी केस में हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट बताते हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ द टेंजेंट क्या होती है, जैसे ये पी आर इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट एंड यहाँ पे पी क्यू इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, इस टॉपिक पर लेंथ ऑफ द टेंजेंट पर हमारे पास एक थ्योरम है, देखो वो थ्योरम ये है। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं थ्योरम, इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, देन अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, जहाँ पर ये है एक्सटर्नल पॉइंट P और दिस पॉइंट इज O, दिस इज सपोज Q, दिस इज R, करेक्ट। अगर हमने इस एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ की है, वन टेंजेंट इज PQ, करेक्ट, एंड सेकेंड टेंजेंट इज PR। हमने ये दो टेंजेंट ड्रॉ की, एक PQ और दूसरी टेंजेंट हमारी है PR, ठीक। तो क्या होता है, सी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, ये जो टेंजेंट की लेंथ है ना सर, ये और ये दोनों टेंजेंट ये हमेशा इक्वल होंगी, कहीं भी आप ड्रॉ कर लो। सपोज यहाँ भी एक कोई एग्जांपल मैं आपको दूँ, सर्कल है, आपने इस तरह से कोई सपोज ऐसे और ऐसे कोई ड्रॉ की टेंजेंट, तो ये दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। ये प्रूफ करेंगे हम कैसे होगी। तो थ्योरम का रिजल्ट ये है, थ्योरम ये कह रहा है कि इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, किसी बाहर के पॉइंट से, अगर आपने किसी बाहर जो पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल के, वहाँ से आपने दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं, तो वो दोनों टेंजेंट्स के जो लेंथ होती है वो इक्वल होगी। सेकंड चीज, द टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, जो टेंजेंट है आपका वो सेंटर पर आपका इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। मतलब टेंजेंट पी क्यू जो है वो सेंटर रहा क्यू, सेंटर ये है ओ आपका, तो पी क्यू जो लेंथ है ये पी क्यू एंगल जो सबटेंड कर रही है सेंटर पर वो है एंगल, ये एंगल वन, करेक्ट। और जो आपकी ये पी आर टेंजेंट है ये एंगल कितना सबटेंड कर रही है, एंगल 2। तो ये सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि सर एंगल 1 एंड एंगल 2 भी इक्वल होते हैं। पहली स्टेटमेंट ने क्या कहा कि पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर, सेकंड स्टेटमेंट से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहे हैं कि आप ये जो पॉइंट है और ये सेंटर है, इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ये जो लाइन आप में बीच में ज्वाइन की है ये PO, इस लाइन के साथ दोनों टेंजेंट इक्वल एंगल बनाती हैं। मतलब ये वाला एंगल, एंगल 3 और एंगल 4,
ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये कह रहा है कि एंगल 3 विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू एंगल 4। अब इसे यहाँ प्रूफ कैसे करेंगे? सी, आपको ये बात समझ में आएगा सर, अगर ट्रायंगल पी क्यू ओ और ट्रायंगल पी आर ओ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया जाए तो सी पी सी डी से एंगल 1 2 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंड साइड पी क्यू विल बी इक्वल टू साइड पी आर। करेक्ट। लेट मी टेक कंसिडर द ट्रायंगल, कंसिडर ट्रायंगल प्रूफ। अगर मैं इस थ्योरम का देखूं तो हम कंसिडर कर रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ। इन दोनों ही ट्रायंगल में आप देखो तो यू विल सी कि हाँ मम्मी मैं खा चुका हूँ यार, कुछ काम कर रहा हूँ, ये फोन मत करो। तो एंगल पी क्यू ओ, एंगल पी क्यू ओ एंड एंगल पी आर ओ, सॉरी ट्रायंगल पी आर ओ, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे? हाउ यू कैन सी इन ट्रायंगल पी क्यू ओ ट्रायंगल में ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर। भाई ये वाला और ये तो इक्वल होगा ना, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज आर द, ये क्या है आपका? रेडियस ऑफ द सर्कल है। करेक्ट। एंड एंगल ये पी, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ। भाई ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होता है ना, तो ये दोनों एंगल कितने हो गए? 90 डिग्री, तो इक्वल है। और थर्ड है साइड पी ओ इज इक्वल्स टू पी ओ, ये कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में ये कॉमन है। तो नाउ वी कैन से ट्रायंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर ओ। करेक्ट। तो इस रिजल्ट से पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर ओ, वी कैन से थ्रू सिंप्लिसिटी एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। एंगल ये 3 और ये 4 इक्वल है, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये एंगल 1 2 इक्वल है। और सेकेंड चीज, लेंथ ऑफ पी क्यू टेंजेंट इज इक्वल्स टू पी आर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पी क्यू और पी आर टेंजेंट भी इक्वल हैं। करेक्ट। वी हैव प्रूव दिस थ्योरम। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज टचिंग सर्कल। व्हाट इज टचिंग सर्कल? टचिंग सर्कल इज सर, अच्छा टचिंग सर्कल, टचिंग सर्कल क्या होता है? रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन? यस इट इज गोइंग ऑन नाउ। टचिंग सर्कल, टचिंग सर्कल इज इफ यू हैव टू सर्कल और बोथ द सर्कल हैव एटलीस्ट वन कॉमन पॉइंट, उसे बोलते हैं टचिंग सर्कल। जैसे भाई अगर दो सर्कल आपस में टच करेंगे तो एक सिंगल पॉइंट जो ये है पी, सपोज मैं इसे बोलूँ तो ये कॉमन होगा दोनों सर्कल में, इसे बोलेंगे टचिंग सर्कल। इसको बोलते हैं जो इस तरह की टचिंग है जिसमें दो सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसे बोलते हैं टच एक्सटर्नली। क्या बोलते हैं? दिस टच इज एक्सटर्नली, ये टच आपका क्या है? एक्सटर्नली। और यहाँ पर जो एक सर्कल के इनसाइड आके टच कर रहा है, इसे बोलते हैं टच सर्कल इंटरनली। दिस इज इंटरनली। करेक्ट। तो ये हो गया आपका टचिंग सर्कल एक्सटर्नली और ये है आपका इंटरनली। यहाँ से अच्छा एक कॉमन कॉर्ड भी जा सकते हैं, इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट, कॉमन कॉर्ड कह रहा हूँ सॉरी, बट इट इज़ अ कॉमन टेंजेंट। ये आपकी क्या है? कॉमन टेंजेंट। जो पॉइंट पी से पास कर रही है वो सर्कल ए के लिए भी टेंजेंट है और सर्कल बी के लिए भी टेंजेंट है। करेक्ट। और ये सर्कल पॉइंट पी पर टच कर रहे हैं तो दे आर टचिंग सर्कल। करेक्ट। कॉमन टेंजेंट यहाँ से ही पास कर सकती है दोनों सर्कल के लिए। करेक्ट। इसे बोलते हैं हम कॉमन टेंजेंट। ओके, नाउ दिस नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट का सिनेरियो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ पर तो कॉमन टेंजेंट दोनों सर्कल के लिए थी, ये भी दिस इज ऑल्सो अ कॉमन टेंजेंट। सपोज दो सर्कल है आपके पास, सर्कल ए एंड सर्कल बी। तो सर्कल इस तरह से अगर टेंजेंट पास कर रहे हैं दोनों सर्कल को टच करते हुए, तो दिस टेंजेंट इज नोन एज कॉमन टेंजेंट। ए और बी सर्कल दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट है, ये भी आपकी क्या है? कॉमन टेंजेंट है। और इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। ये आपकी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। और कुछ इस तरह से भी कॉमन हो सकते हैं कि देखो एक इसमें देखो
जो ये आपकी टेंजेंट पास हुई है ऊपर वाली, सपोज इसका नाम दे देता हूँ मैं पी क्यू, ये जो पी क्यू टेंजेंट है इसके एक ही साइड दोनों सर्कल है, एक ही साइड दोनों सर्कल है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यहाँ पर देखो जो ये टेंजेंट पास हो रही है, दिस इज सपोज पी एंड क्यू, दिस इज पी क्यू टेंजेंट। इस पी क्यू टेंजेंट में एक सर्कल आपका राइट में है तो दूसरा सर्कल आपका सपोज सर्कल ए आपका लेफ्ट में है तो सर्कल बी आपका राइट में है, पर ये टेंजेंट पी क्यू भी दोनों ही सर्कल के लिए है, तो ये भी पी क्यू भी एक कॉमन टेंजेंट है। तो कॉमन टेंजेंट है, बस इस तरह के टेंजेंट को बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, करेक्ट, क्योंकि इसमें एक सर्कल एक साइड दूसरा सर्कल दूसरी साइड है। ओके, नाउ थ्योरम, एक थ्योरम हम पढ़ेंगे। थ्योरम, इफ टू सर्कल टच देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो सर्कल अगर आपस में टच करते हैं, दे आर टचिंग सर्कल्स, तो उस केस में ये होगा कि जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है या जो कॉमन पॉइंट है विल ऑलवेज लाई ऑन द लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कल ये ओ और ओ डैश ये सेंटर है, इस सेंटर को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन पास हो रही है, तो ये लाइन पर ही ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है लाई करेगा, करेक्ट, ये हम कहना चाहते हैं। गॉट इट। थ्योरम आपकी कहती है इफ टू सर्कल टच, अगर दो सर्कल टच करते हैं, देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है विच इज पी, हम इसे डिनोट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर्स, अगर उन दोनों के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है, उसी स्ट्रेट लाइन पर ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है या कॉमन पॉइंट है वो लाई करता है, करेक्ट। दिस थ्योरम, ये भी आपकी एक टचिंग सर्कल के लिए थ्योरम है, बट इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। और यहाँ भी वही चीज़ है कि बड़े वाले सर्कल जो सर्कल ए है इसका सेंटर ये सपोज ओ है और छोटे वाले सर्कल का सेंटर ओ डैश है, ठीक। इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसी लाइन को अगर हम आगे स्टैंड करते हैं तो इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी लाई करता है, ठीक। ओके, इस थ्योरम के बाद नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू स्टडी अ न्यू थिंग, ठीक। वो आपकी क्या है, सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड। किसी कॉर्ड का सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड। सपोज यू हैव अ सर्कल, दिस इज ये एक सर्कल है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का सेगमेंट क्या है। देखो ये आपके पास सर्कल है, ये दिस इज अ सर्कल। तो इस सर्कल में सपोज यू हैव अ कॉर्ड ए बी, आपके पास ये कॉर्ड है ए बी, ठीक। तो आप जानते हैं सर इस कॉर्ड अगर इस साइड हम देखें तो दिस इज मेजर सेगमेंट और ये वाला आपका माइनर सेगमेंट है, वो डिफरेंट चीज़ है। अब मैं आपको ये बोलूँगा कि सर एक लाइन देखो, आपने पढ़ा भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला, सपोज आपके पास एक लाइन है और कहीं पर एक पॉइंट पी लाई करता है, तो ये जो लाइन ए है, ए बी है, इसको पॉइंट पी दो सेगमेंट में डिवाइड करता है, फर्स्ट इज ए पी एंड सेकेंड इज पी बी। गॉट इट। एक ए पी सेगमेंट हुआ ये वाला पहला वाला और दूसरा पी बी हुआ दूसरा सेगमेंट। यही बात हम यहाँ करना चाहते हैं कि कोई भी अगर सर्कल है, इन दैट सर्कल यू हैव अ कॉर्ड ए बी, उस सर्कल में एक कॉर्ड ए बी है, इफ़ यू आर हैविंग अ पॉइंट पी ऑन दैट कॉर्ड, अगर उस कॉर्ड पर कोई पॉइंट पी है तो यहाँ पर दो सेगमेंट होंगे, एक सेगमेंट होगा ए पी एंड अदर सेगमेंट इज पी बी, इसी को बोलते हैं सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड, सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड, करेक्ट। ये इस तरह का जो सेगमेंट होगा, अगर पॉइंट पी इनसाइड है, ए बी पॉइंट के बीच में कहीं है पी पॉइंट, तो इसे बोलते हैं हम, ये डिवीज़न या ये सेगमेंट है इंटरनली है, ये क्या है आपका इंटरनली डिवीज़न है, टू सेगमेंट्स इंटरनली है, ये इंटरनली अंदर पॉइंट पी लाई कर रहा है, ए बी के बीच में है, तो ये ए पी और पी बी दो सेगमेंट हमें मिलेंगे और दोनों सेगमेंट इंटरनल डिवीज़न है, ठीक। सपोज एक्सटर्नल डिवीजन आपने पढ़ा था ना फॉर्मूला, तो सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज अ कॉर्ड ए बी और पॉइंट पी यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नली। तो इसमें एक्सटर्नली कितने सेगमेंट हैं, दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट है पी बी, एक सेगमेंट है आपका बी पी और पी बी एंड अदर वन इज ए पी। तो यहाँ के जो दो सेगमेंट थे वो ए पी और पी बी अंदर थे, यहाँ पर तो दो सेगमेंट है, एक तो सेगमेंट होगा ए पी एंड दूसरा सेगमेंट होगा आपका पी बी, ऐसा डिवीजन है एक्सटर्नली और ये डिवीजन है कौन सा, इंटरनली, करेक्ट। तो सेगमेंट ऑफ कॉर्ड, आई थिंक यू अंडरस्टूड। सेगमेंट ऑफ अ कॉर्ड क्या होता है, कोई भी सर्कल है उसमें एक कॉर्ड है, अगर कॉर्ड के बीच में
या कहीं भी एक पॉइंट P लाई करता है तो AP और PB इस तरह से दो सेगमेंट मिलते हैं और ये इंटरनल डिवीज़न होता है। अगर ये पॉइंट P आउटसाइड है कहीं पर मतलब AB कॉर्ड को एक्सटेंड करने पर पॉइंट P आता है तो ये एक एक्सटर्नल डिवीज़न है। ये एक्सटर्नल डिवीज़न है, इसमें आपके दो सेगमेंट होंगे, एक सेगमेंट होगा AP और अगला सेगमेंट होगा BP। अब इस पर हम इस सेगमेंट ऑफ कॉर्ड पर हमारे पास एक थ्योरम है। लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द थ्योरम। थ्योरम इज व्हाट? देखो थ्योरम देखो क्या कह रही है। थ्योरम, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली, अगर आपके पास दो कॉर्ड हैं, सपोज आपके पास एक कॉर्ड है AB और ये पॉइंट है आपका P जो इंटरनल डिवीज़न कर रहा है, एंड सेकेंड कॉर्ड इज RS या RT, करेक्ट। ये दूसरी कॉर्ड RT है, एक कॉर्ड आपकी AB है और ये पॉइंट P जो है दोनों ही कॉर्ड पे इस तरह से लाई कर रहा है या डिवीज़न कर रहा है। तो इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली, दो कॉर्ड है जो आपस में एक दूसरे को काट रही हैं अंदर इंटरनली P पॉइंट पर, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल। तो कह रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों ही कॉर्ड के जो सेगमेंट्स हैं, भाई इसका सेगमेंट AP है और उसका सेगमेंट जो आपकी कॉर्ड AB है इसमें दो सेगमेंट है AP एंड PB। जो आपकी कॉर्ड RT है इसमें कितने सेगमेंट हैं? RP एंड PT, दो सेगमेंट हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपस में जो कॉर्ड हैं, इन दोनों कॉर्ड के जो खुद के दो सेगमेंट हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज विल बी इक्वल, करेक्ट। ये रिजल्ट आपका ट्रू होता है। AP इंटू PB इज इक्वल्स टू RP इंटू PT। अब ये कैसे होता है, लेट मी शो यू, प्रूफ कर देते हैं कैसे। देखो थ्योरम तो समझ में आ गई। थ्योरम ये है कि दो कॉर्ड है, एक AB और दूसरी कॉर्ड है आपकी PT, दो सेगमेंट हैं AP और PB एंड RP एंड PT। अब ये कह रहा है थ्योरम कि जो एक सिंगल कॉर्ड है इनके दोनों सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन और ये जो RT कॉर्ड है इनके दोनों सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन विल ऑलवेज बी इक्वल। ऐसे ये कॉर्ड कहीं पर होती, सपोज ये कॉर्ड कहीं यहाँ पर होती, उससे मतलब नहीं है, कहीं पर हो ऐसे हो, हाँ, तो फिर ये पार्ट और ये पार्ट का मल्टीप्लिकेशन विल इक्वल टू इस पार्ट का और इस पार्ट का मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। तो इस बात को मैं प्रूफ कर दूंगा कैसे, सी हाउ। लेट मी ज्वाइन दिस AR, इस AR को ज्वाइन करने दो, ये AR को ज्वाइन करने दो इस तरह से, और ये BT को भी ज्वाइन कर लेने दो, ठीक है। अगर मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, आई कैन सी अ ट्राइंगल RPA एंड ट्राइंगल BPT। ये दो ट्राइंगल मुझे मिल रहे हैं, एक RPA एंड एक BPT। आपको मालूम है कि सर यहाँ से अगर ये ज्वाइन कर दूँ इस तरह से मैं AT को, तो ये जो एंगल है आपका R ये वाला और ये एंगल जो B है दोनों सेम होंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट के एंगल है, करेक्ट। तो एक तो ये एंगल, हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, RPA। अच्छा ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रखा है RPA, ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल ले रखा है और ये वाला ट्रायंगल ले रखा है, करेक्ट। तो ठीक है, इस दोनों ट्रायंगल में अगर हमें रिजल्ट चाहिए तो हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं, छोटे वाले दोनों को। कैसे? एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल P। सपोज लेट मी राइट एंगल P इक्वल्स टू एंगल P एंड सेकंड थिंग इज एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल B, जो मैं कह रहा था, क्योंकि ये जो अगर मैं ज्वाइन करता हूँ AT को तो ये सेम सेगमेंट के एंगल है, एंगल R और एंगल B। तो आई कैन राइट एंगल R इक्वल्स टू एंगल B। तो बाई एंगल क्राइटेरिया दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से आई कैन राइट RP बाई BP, RP बाई BP इक्वल्स टू आई कैन राइट PA बाई PT by cross multiplication RP into PT equals to PA into BP। the same result is proved। देख रहे हो ना, AP into PB, सर AP into PB equals to RP into PT। आई होप कि यू अंडरस्टैंड द प्रूविंग, ठीक। ये प्रूफ आप समझ गए होंगे किस तरह से हमने किया इसे, क्लियर है। क्योंकि भाई ये R और B एंगल इक्वल होंगे और P और P आपस में इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं तो इन दैट केस वी कैन से कि ये रेशियोज इक्वल होंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स के।
करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन गेट दिस रिजल्ट, जो मैंने बताया था। अच्छा, ये पॉइंट पी का डिवीजन इंटरनली था, इसने क्या कहा था, इंटरनली, लेकिन ये कह रहा है एक्सटर्नली के लिए भी होगा। अगर ये डिवीजन एक्सटर्नल हो तब भी होगा, तो वो वाला थ्योरम भी देख लेते हैं। एक देखो, अगर ये पॉइंट पी बाहर लाई करता है सपोज, और आपके पास ये दो आपके कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड है ए बी, दूसरा कॉर्ड है आपका आर टी, दूसरी कॉर्ड है आपकी आर टी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर चाहे डिवीजन इंटरनल हो या डिवीजन एक्सटर्नल हो, दोनों ही केस में उनके सेगमेंट का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट पी आउटसाइड है तो ये एक्सटर्नल डिवीजन है पॉइंट पी का, एक्सटर्नल है तो इस केस में इसमें आपके पास आप देखिए तो सेगमेंट कौन कौन से हैं। सेगमेंट यू हैव सर ए पी एंड बी पी। कॉर्ड ए बी के पास दो सेगमेंट हैं, एक तो ए पी और दूसरा बी पी। और कॉर्ड आर टी के पास दो सेगमेंट हैं, एक है आर पी और अगला क्या है, टी पी। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ए पी मल्टीप्लीकेशन बी पी इक्वल्स टू आर पी मल्टीप्लाई टी पी होना चाहिए, करेक्ट। एंड वी कैन इजिली प्रूव दिस, ये स्टूडेंट फिर से प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं इस ए आर को ज्वाइन कर दूँ स्ट्रेट लाइन और इस बी टी को ज्वाइन कर दूँ स्ट्रेट लाइन, तो मैं प्रूफ कर सकता हूँ। हाउ, सी, ये इस तरह से प्रूफ हो सकती है। ये रिजल्ट अगर प्रूफ करना हो, प्रूफ ऑफ दिस रिजल्ट इज, सी दिस एंगल 1 इज इक्वल्स टू दिस एंगल 2, करेक्ट। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। भाई एंगल 1 और 2 इक्वल होगा, एंगल 4 और 3 इक्वल होगा। क्यों? जिसने भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ रखा है ना, वो जानता है कि सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल, वो इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। तो 2 और 4, 2 और एंगल 1 इक्वल होगा और एंगल 4 और एंगल 3 इक्वल होंगे। ये रहा ये वाला 4, ये 4, ये 3 के इक्वल होगा, ठीक। तो इस केस में आई कैन से कि सर ये एंगल बी जो एक्सटीरियर है वो इक्वल होगा एंगल आर के, और एंगल ए इक्वल होगा एंगल टी के। इस वजह से एंगल क्राइटेरिया यूज़ करके वी कैन मेक दिस टू ट्रायंगल्स सिमिलर। कौन सा? ट्रायंगल पी ए आर सिमिलर टू ट्रायंगल, भाई पी की प्लेस पे तो पी ही लिखेंगे, एंगल ए एंगल टी, करेक्ट, और एंगल आर एंगल बी। तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं, पी ए आर एंड पी टी बी। तो यहाँ से अगर मैं रेशियो जनरेट करूँ तो पी ए बाई पी टी इक्वल्स टू पी ए बाई पी टी इक्वल्स टू पी आर बाई पी बी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ तो पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी आर इंटू पी टी, करेक्ट। फिर से ये रिजल्ट आ गया, ठीक। तो डिवीज़न इंटरनल हो या डिवीज़न एक्सटर्नल हो, आपका ये प्रोडक्ट के जो आपका ये सेगमेंट का प्रोडक्ट है दोनों कॉर्ड के, वो ऑलवेज विल बी इक्वल। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ये क्या है? एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। सपोज यू हैव अ कॉर्ड, दिस इज अ कॉर्ड, ठीक। ये एक कॉर्ड है आपकी जो पॉइंट पी से पास कर रही है, पॉइंट पी से पास कर रही है। दिस इज अ पॉइंट पी, जहाँ से ये टेंजेंट आपकी सॉरी ये टेंजेंट आपकी पॉइंट पी से पास करते हुए जा रही है, करेक्ट। एंड दिस इज अ कॉर्ड, पी क्यू इज द कॉर्ड, दिस इज पॉइंट पी एंड पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू इज अ कॉर्ड एंड दिस इज द टेंजेंट पासिंग फ्रॉम पॉइंट पी। तो सर अब ये जो एंगल देखो, आपकी ये सेगमेंट हो गई, ये आपकी कॉर्ड हो गई पी क्यू। तो कॉर्ड पी क्यू के पास दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये माइनर वाला है, करेक्ट, और एक सेगमेंट ये मेजर वाला है। तो जो मेजर सेगमेंट है इसमें अगर कोई भी एंगल ये कॉर्ड बनाता है, कॉर्ड ध्यान से सुनना, ये पी क्यू कॉर्ड इस मेजर सेगमेंट में कोई भी एंगल बनाता है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। मेरी बात समझ में आ गई? सपोज यू हैव अ सर्कल, एक टेंजेंट पास कर रही है, वहाँ से आपने ऐसे एक कॉर्ड बनाया, तो ये कॉर्ड इस सेगमेंट को छोड़कर इसमें अगर कोई भी एंगल बनाता है तो दिस एंगल इज नोन एज एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो सपोज दिस एंगल 1 इज अल्टरनेट सेगमेंट। अच्छा, यही कॉर्ड अगर इस तरह से कोई एंगल बनाए यहाँ पर, करेक्ट, दिस इज ऑल्सो
एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, यही कॉर्ड यहाँ पर कोई एंगल बनाए, ठीक, तो ये एंगल भी क्या होगा, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब इस पार्ट को छोड़कर उधर कोई भी एंगल बनता है तो वो एंगल अल्टरनेट सेगमेंट में कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये कॉर्ड है और ये जो टेंजेंट है, इनके बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल, सपोज मैं इसको बोल दूँ एंगल 2, तो ये जो एंगल 2 है, ये एंगल 2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये जो अल्टरनेट सेगमेंट में जितने भी एंगल हैं इन सब के इक्वल होता है ये एंगल 2। एंगल मतलब कोई भी एंगल आप बना लो इस अल्टरनेट सेगमेंट के अंदर, वो सारे एंगल 2 के साथ इक्वल होंगे। इस बात को हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट थ्योरम में, करेक्ट। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एंगल अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब क्या होता है। कोई भी एक सर्कल है, करेक्ट, उस सर्कल से कोई टेंजेंट पास कर रही है, पास कर गई टेंजेंट। अब यहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, टेंजेंट पास कर गई। अब वहाँ से आपने एक कॉर्ड ड्रॉ की, तो ये कॉर्ड के साथ और टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, ये एंगल हमेशा अल्टरनेट सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा उसके इक्वल होता है। और एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट ये सारे कहे जाते हैं एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो अब ये थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम इज इफ अ लाइन टच अ सर्कल, इफ अ लाइन टच अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये लाइन टच करती है सर्कल को, ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज़ ओ, करेक्ट। यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, अ कॉर्ड इज ड्रॉन, और इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक कॉर्ड ड्रॉ की गई है। कॉर्ड के नेम हम कर देते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, सी, करेक्ट। तो हमने क्या करा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की और इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक कॉर्ड ड्रॉ की विच इज़ नोन एज ओ ए। ओ ए इज़ अ कॉर्ड, करेक्ट। तो अ कॉर्ड इज ड्रॉन, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, ये टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल, मतलब ये एंगल, करेक्ट। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल कॉर्ड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल इन द करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ओ ए आपकी कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड के जो ये रीज़न है मेजर सेगमेंट का, इसके अंदर जो भी एंगल बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, अगर ये कॉर्ड एंगल सब्सटेंड करती है तो इस सारे एंगल को बोलेंगे एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ये जो एंगल हैं, सपोज इसका नाम बोल दूँ एंगल 1 एंड दिस इज़ एंगल 2, देन एंगल 1 2 ऑल आर इक्वल टू दिस इज़ एंगल 3। ये क्वेश्चन आपको कह रहा है ये प्रूफ करो। तो इसे प्रूफ करना है तो हम ये कह सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये सुनो कि सर एंगल 1 और एंगल 2 तो ऑलरेडी इक्वल है। एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल बिकॉज इट इज़ द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये कॉर्ड ने एक सेम सेगमेंट में एंगल बनाया है, तो ये 1 और 2 तो इक्वल होंगे, ठीक। एंड वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, सपोज टू प्रूव वी हैव टू प्रूव एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। हमें बेसिकली प्रूफ करना है कि एंगल 3 और एंगल 2 जो है इक्वल है। तो इन दिस क्वेश्चन सपोज मैंने ये ओ बी जो ड्रॉ किया है, ओ बी इज़ अ डायामीटर, करेक्ट। ओ बी एक डायामीटर है, मैंने क्या करा, एक ओ बी ड्रॉ किया, वो डायामीटर है। तो आप समझो कि सर ओ बी अगर डायामीटर है, लेट्स सपोज ओ बी इज़ अ डायामीटर, देन ओ बी विल सबटेंड एंगल एट पॉइंट ए विच इज़ 90 डिग्री, करेक्ट। ये एंगल ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि ओ बी आपकी डायमीटर है, ओ बी और बी ओ इज़ अ डायमीटर। अगर वो भी डायमीटर है तो इस पॉइंट ए पर एंगल कितना बनाएगी, आपका 90 डिग्री बनाएगी। और इस एंगल का नाम दे दूँ मैं एंगल 4, तो आप बोल सकते हैं कि सर इसके हिसाब से एंगल 1 एंड एंगल 4 इज़ 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, भाई अगर एंगल ए 90 डिग्री हो जाता है, देन एंगल 1 एंड एंगल 4 इन ट्रायंगल ए बी ओ, इस ए बी ओ ट्रायंगल में एंगल 1 एंड एंगल 4 का सम जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, करेक्ट, बिकॉज एंगल ए ऑलरेडी 90 डिग्री है। और एक बात और, एंगल 1 एंड प्लस एंगल 3, सॉरी ये एंगल 4, ये वाला, ये एंगल 4 एंड प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। वाई, बिकॉज सर यहाँ पर अगर सेंटर होगा, ये डायमीटर थी, तो ये जो PO है, PO इज़ रेडियस टू द टेंजेंट, और अगर PO रेडियस है तो रेडियस ऑलवेज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये भी तरह हमने पढ़ रखी है।
तो PO इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देन एंगल 4 + 3 इज़ 90 डिग्री। ये एंगल 4 और ये एंगल 3, इनका सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इन दोनों ही इक्वेशन से कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड इजीली कि सर एंगल 4 आपका एंगल 1 + 4 90 डिग्री है, तो वी कैन कंक्लूड दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। भाई इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो 4 and 4 कैंसिल एंड 1 - 3 = 0, करेक्ट। एंगल 1 - एंगल 3 = 90 सब्ट्रैक्ट 0 हो गया, मतलब एंगल 1 = एंगल 3। तो एंगल 1 एंड एंगल 3 अगर इक्वल हो जाते हैं, एंगल 1 एंगल 3 एंड ये एंगल 1, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 एंड एंगल 3, तो वी कैन से दैट कि 1 तो 2 के इक्वल है, तो फिर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। वेंस वी हैव प्रूव्ड दिस थ्योरम कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम इज इफ अ chord and a tangent intersect externally, then the product of the length of the segments of chord is equal to the square of the length of the tangent from a point of contact to a point of intersection। देखो ये बोल रहे हैं कि आपके पास सपोज एक chord है, chord AB। chord AB is externally divided by this point P। ये पॉइंट P इस chord को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो इसमें कितने सेगमेंट होंगे? सेगमेंट होंगे एक AP एंड दूसरा सेगमेंट होगा आपका PB। तो इस chord में जो chord AB है, इसमें कितने सेगमेंट होंगे? एक AP सेगमेंट होगा। इफ पॉइंट P इज डिवाइडिंग दिस chord एक्सटर्नली, then AP is one segment and BP is other segment। Two segments are there in this chord and now तो ये आपके दो सेगमेंट होंगे एंड दिस इज नोन एज, सपोज दिस इज TP। TP इज द टेंजेंट। TP आपकी क्या है? टेंजेंट है। तो ये थ्योरम आपकी कह रही है, थ्योरम का स्टेटमेंट ये है टू प्रूव, और ये थ्योरम कह रही है कि जो कॉर्ड की सेगमेंट है AB एंड PB, इसका प्रोडक्ट विल इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट के स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। जो भी टेंजेंट की लेंथ है विच इज TP इज इक्वल्स टू स्क्वायर, ठीक है, वो क्या होगा? इसका स्क्वायर के इक्वल होगा। किसके? भाई इस जो कॉर्ड आपने ड्रॉ की थी, इस कॉर्ड को अगर पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड करती है तो इसमें दो सेगमेंट हैं, एक AP एक BP। तो प्रोडक्ट ऑफ दीज सेगमेंट्स AP एंड B इक्वल टू जो आपकी लेंथ है टेंजेंट की, उसके स्क्वायर के इक्वल होता है इस आउटर पॉइंट से, ठीक, जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए वी कैन ज्वाइन दिस पॉइंट TB ज्वाइन करके हम ये ट्रायंगल को, जिसमें TB इंक्लूड कर रहा है, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। देखो अगर ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है तो कंसिडर ट्रायंगल TPA। एक ट्रायंगल मैंने TPA लिखा है, ठीक, क्योंकि हमें मालूम है कि एंगल P दोनों एंड ट्रायंगल P T की प्लेस पे जो T वाला एंगल है वो इक्वल है एंगल A के, तो BPT ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। बोलो कैसे? एंगल P इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, पहली चीज। दूसरी चीज दूसरा ये है कि सर ये रही टेंजेंट, करेक्ट, और ये रही कॉर्ड। ये जो कॉर्ड एंगल बनाएगी टेंजेंट के साथ, ठीक, और ये जो अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल है, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, बिकॉज ये रही आपकी TB कॉर्ड इस सेगमेंट में एंगल बना रही है एंगल A। तो ये अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल, ये TB कॉर्ड जो टेंजेंट के साथ एंगल बनाएगी, एंगल 1 एंड एंगल 2 विल इक्वल, करेक्ट। तो एंगल PTB इज इक्वल्स टू एंगल TAB, करेक्ट। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं आपके, और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं, एंगल TPA इज सिमिलर टू ट्रायंगल BPT, तो आई कैन राइट अ रेशियो दैट TP बाई BP इक्वल्स टू PA बाई TP। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो TP स्क्वायर इक्वल्स टू PA इंटू BP,
करेक्ट। तो ये एक आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया, करेक्ट। तो ये भी आपका एक रिजल्ट है या थ्योरम है, इसे भी आप समझ के रखें, करेक्ट। इस थ्योरम से ये कंक्लूड कर सकते हैं यू हैव अ सर्कल एंड एक बाहर आपका पॉइंट है जहाँ से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की और एक कॉर्ड ड्रॉ की जिस कॉर्ड इज ए बी एंड इसका एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट पी है जो कि कॉमन है दोनों में, टेंजेंट और इस डिवीजन में। तो द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर है दैट विल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द कॉर्ड विच सेगमेंट इज ए पी एंड बी पी।